रखी थी हमें, कितनी दे रखी थी 5 गुना 10 की घात माइनस 4, ठीक है कूलाम, ये दे रखा था 5 गुना 10 की घात माइनस 4 कूलाम। और क्या दे रखा था आपको, फोर्स दे रखा था, कितना दे रखा था 2.25 न्यूटन का फोर्स दे रखा था। क्या पूछा था आपसे, ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। तो ई वेक्टर का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर। हमें तो केवल परिमाण चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए परिमाण, तो हमने क्या कर दिया एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 2.25 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्यू कितना है 5 × 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व किया हमने तो देखो क्या हुआ, ये तो ऊपर चला गया, तो 2.25 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁴ हो गया 4, पॉइंट हटाया, डबल जीरो नीचे लग गई और ये बच्चा हमारे पास 2। कहने का मतलब हुआ 225 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻²। इसको सॉल्व करा तो ये आया अपने पास 45 × 10⁻², ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें आंसर दे रखा है 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, ठीक है। इसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसके बाद के एग्जांपल देखना, इसके बाद जस्ट वाच जो एग्जांपल की किताब में दे रखा है वो क्या है कि एक आपको निर्देशांक तंत्र दे रखा है। क्या दे रखा है निर्देशांक तंत्र। क्या क्या रखा है इसने कि एक निर्देशांक तंत्र है, निर्देशांक पद्धति है, उसमें दो धनावेश, कितने धनावेश दो धनावेश, जैसे कि मान लो पहला धनावेश तो ये रहा और दूसरा धनावेश ये रहा। इनकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। और दूसरे की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 10⁻⁸ कूलम। ये दो धनावेश, ठीक है। वो किस तरीके से रखे हैं, ये एक्स अक्ष पे रखे हुए हैं, ये आपकी क्या है एक्स अक्ष है, ठीक है। अब एक्स अक्ष पे इनके बिंदु भी दे रखे हैं, जैसे कि पहला बिंदु दे रखा है इसने 0.1 0.1, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या है ओरिजिन, इसको बोलेंगे हम 0,0 और दूसरा पॉइंट रखा हुआ है वहां पे, दूसरा चार्ज का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 0.1,0, ठीक है। इस तरीके से दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा आपसे कि मूल बिंदु पर ई वेक्टर की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, मूल बिंदु पर ई वेक्टर की गणना कीजिए। कहां गणना करनी है आपको, मूल बिंदु पर गणना करनी है। मूल बिंदु कहां दिख रहा है यहाँ, तो आपको क्या पता है कि जहां भी हमें गणना करनी होती है वहां पे एक पॉइंट P मान लेते हैं और वहां पे एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने परीक्षण आवेश रखा तो हमने क्या देखा कि ये आवेश इस पर फोर्स लगाएगा ना, इसकी वजह से ई वेक्टर किधर जाएगा इधर जाएगा। मान लो कि हमारा A चार्ज है तो यहाँ हो जाएगा ई ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे ये वाला चार्ज यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो इसकी वजह से कहां जाएगा ई बी वेक्टर। अब हम कह रहे हैं कि दूरी समान है इसकी, क्योंकि 0.1 और इधर से भी 0.1 दूरी समान है, तो ई ए वेक्टर का जो मान है वो किसके बराबर निकला ई बी वेक्टर के बराबर, किसमें परिमाण मैग्नीट्यूड वाइज कितना निकला के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के कितना है बताओ 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.1 का होल स्क्वायर, ये तो है, ठीक है। समझ आया। तो ये दोनों बराबर है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स बराबर इधर लग रहा है, तो बोलेंगे दोनों ई वेक्टर परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, ठीक है। और बिंदु P पर
बिंदु P पर E वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। E वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, इजी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका क्या देखेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा आपकी बात कि भाई देखो आवेश तो वही रखे हुए हैं जब पहले रखे हुए थे, आवेश तो वही रखे हुए हैं जहां पहले रखे हुए थे। कितनी दूरी पर, वही -0.1 और ये है 0.1, ठीक है। लेकिन अब की बार बिंदु P को हमने यहां से हटा के यहां रख दिया, और ये जो वैल्यू है ना ये आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है वैल्यू, ये है 0.2, ठीक है। आपसे पूछा बताओ भाई इस बिंदु P पर ई वेक्टर कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो बिंदु P पर क्या लगाएंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। टोटल E वेक्टर बराबर E A वेक्टर प्लस E B वेक्टर। A की वजह से फोर्स लग रहा है वो, और B की वजह से फोर्स लग रहा है, इन दोनों में से हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अच्छा E A वेक्टर का मान कितना आएगा, देखो इधर K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो A की वजह से R कितना हो गया, ध्यान से देखो A की वजह से R कितना हो, ये डिस्टेंस इधर है, हम बोल रहे हैं बीच में तो मूल बिंदु भी था यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 0.1। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 0.1, और 0.1 और ये पॉइंट कितना है 0.2, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हुई 0.1। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 0.3 का स्क्वायर, समझ में आया। और डायरेक्शन फोर्स किधर लगेगा, E फोर्स लगा रहा है, A फोर्स लगा रहा है P पर, तो किधर जाएगा, I कैप की डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही EB निकालो, EB की वैल्यू कितनी, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी 0.1 का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या I कैप, क्योंकि ये भी इसको उधर की तरफ खींचेगा। तो अब क्या हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फोर्स की वजह से जो E वेक्टर निकल रहा है ना उनकी दिशा एक है, और जब दिशा एक ही होती है तो हम क्या कहते हैं, फोर्स जुड़ जाता है। तो फाइनल जो E वेक्टर निकला वो क्या निकला तुम्हारा K Q डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/0.3 का स्क्वायर प्लस 1/0.1 का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बताओ K की वैल्यू कितनी, 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू कितनी 10 की घात -8, 1/0.3, देखो 0.3 into 0.3 तो कितना हो गया 0.09, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 0.3 ऐसे कर लो आप, 3 3 जा 9, पॉइंट हटाया, ठीक है, एक मतलब 0.09, मैं लिख दूं यहाँ पे 0.09 प्लस किया, ऐसे वहां पे कितना आएगा 0.01, समझ में आ गई बात आपको। यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 लगाए, यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 लगाए, क्या हुआ 9 गुणा 10 की घात 9, इसको करा +1 बचा, और ये 2 और आ गया 10 की घात 3 हो गया। देखो ध्यान से 9 -8 +1 और ये 10 की घात 2 और आ गया, तो कितना हो गया 3, 1/9 + 1, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 गुणा 10 की घात 3, 9 तो आया एलसीएम, ठीक है, और ये हो गया 10, 9 ने 9 को भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो आंसर आया 10⁵4, और डायरेक्शन क्या है आई है 10⁴ आई है। सॉरी, ये
इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हमें देखना है पॉइंट स्टेबल कहाँ है, उस पॉइंट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले तो फोर्स की डायरेक्शन चेक करते हैं और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फोर्स निकाल लो, ई वेक्टर निकाल लो, एक ही बात है, बस फोर्स और ई वेक्टर में डिफरेंस क्या है, फोर्स में टेस्ट चार्ज जो पॉइंट पी पर रखा ना हमने, इस पॉइंट पी पर रखे चार्ज का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको, ई वेक्टर मिल जाएगा। आपसे पूछे नहीं फोर्स बताओ मैं, तो आप पॉइंट चार्ज को ऐसा कर यार या मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स हो गया, ई तो मिल ही गया, और एफ वेक्टर क्या होता है, q इनटू ई, q कौन सा, टेस्ट चार्ज वाला, इसको उठा कर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो इसी क्वेश्चन की, थर्ड कंडीशन पे अब की बार क्या कहा इसने कि जो पॉइंट्स हैं आपके चार्ज के वो तो वही है 0.1, 0 और यहाँ पे भी 0.1, 0। ठीक है, और बीचों बीच क्या होगा आपको पता है, ओरिजिन होगा। ठीक है, अब की बार पॉइंट पी को इसने यहाँ से उठाया, कहाँ से उठाया, बिल्कुल बीचों बीच, और ये आपको एक पॉइंट दे रखा है, जहाँ पे इसने रखा है वो पॉइंट है ये वाला, इसको बोला इसने 0,0.1, मतलब आपकी बार वाई एक्सिस पे इसने रखा है, कहां रखा है, वाई एक्सिस पे, और साइड डिस्टेंस मीटर में मान रहा है वो, जैसे कि हमने पहले मानी थी। ठीक है, क्या कहा कि बताओ ये वेक्टर कितना, तो हम बोलेंगे भाई देखो ये तो ए हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे वही चार्ज कितना रखा है, 10⁻⁻⁸ और यहाँ पे भी कितना रखा है, 10⁻⁻⁸। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहे हैं हम कि इसको इससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो बिंदुओं के बीच सीधा ई वेक्टर चाहिए, तो इसकी वजह से जो ई वेक्टर आएगा वो कहां गया, ई वेक्टर इधर आ गया। ऐसे ही इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इसकी वजह से ई वेक्टर आया वो कहां गया, इसको बोल दिया ई वेक्टर। अब हमें पता है कि ए और ईबी का मान तो बराबर है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है और ये वाली डिस्टेंस भी फिक्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। हां प्लस माइनस का है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है। ठीक है, तो अपन को पता है कि ये वाली डिस्टेंस हमारे पास जो आ रही है वो भी फिक्स है, कितनी है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, जो भी आएगा ये आएगा, ये तो आएगी डिस्टेंस। मान लो r की जरूरत पड़ जाएगी हमें, तो r निकालेंगे कैसे, ऐसे तो निकालेंगे, क्या करके, ये ट्रायंगल बनाएंगे, माना कि ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल कितना है हमारा थीटा, अब जब ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता, हमें पता है कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें तो यही पता लग गया कि ये कर्ण है ना, ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, तो सारी चीजें पता है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो r निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब हम क्या कहते हैं कि आप इसके दो कंपोनेंट कर दो, एक हो गया ये और एक हो गया, किसके करें मैंने कंपोनेंट की, ईबी की कंपोनेंट। ठीक है, अब समझिए कि कौन सा थीटा, cos थीटा और कौन सा sin थीटा। तो हम कह रहे हैं ध्यान से देखो, ये थीटा है, ठीक है, जब आपके पास ये थीटा है, मतलब ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, संगत कोण देखो एक लाइन से निकलती है, ये दो पैरेलल लाइन। ठीक है, और जब ये थीटा है तो इसके जब आप ऐसे कंपोनेंट करोगे ये भी क्या होगा, थीटा। तो हम बोल रहे हैं कि ये तो हो गया ईबी cos थीटा और इधर वाला हो गया ईए cos थीटा और ऊपर हो गया ईबी sin थीटा और एक ही ऊपर बन गया क्या, ईए sin थीटा। तो हम क्या कह रहे हैं, परिमाण वाइज ईए बराबर क्या है, ईबी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ई टोटल ई वेक्टर, ई जो नेट निकला वो क्या निकला, ई ए cos थीटा प्लस ई ए sin थीटा प्लस ई ए ई बी
साइन थीटा। समझ में आया क्या? ई नेट कितना निकला? ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा। यहां से देखो ये दो तो कैंसिल हो गए ना, परस्पर बराबर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के बराबर क्या कर दिए, निरस्त, और परिणामी कहां चला गया ऊपर, कितना ई बी साइन थीटा प्लस ई ए साइन थीटा। ई ए बराबर क्या है, ई बी मैंने मान लिया सपोज ये है ई, तो ये बन क्या गया 2 ई साइन थीटा बन गया। क्या बन गया ये 2 ई साइन थीटा। अब हमें पता है 2 की जगह 2 आएगा, ई की रख देते हैं वैल्यू, ई की वैल्यू क्या आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा निकालते हैं कितना होगा, क्या करना है हमें, थीटा निकालना है। तो देखो साइन थीटा बराबर इस ट्रायंगल में देखो कितना हो रहा है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा देखो कितना हो रहा है। साइन थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉरी tan थीटा निकाल लेते हैं हम पहले इसमें, ठीक है, तो साइन थीटा भी निकल जाएगा बाद में। tan थीटा के लिए क्या चाहिए हमें, क्योंकि ये डिस्टेंस अपन मेजर करना ही नहीं चाहते हैं, है ना, अपन इन दोनों के बेस पे निकाल लेते हैं, या फिर आप साइन थीटा निकाल लो, एक ही बात है, कैसे कर लो आप, है ना। मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, वजह से ऐसे कर रहा हूं क्या कि मैं इसके और इसकी हेल्प से एंगल निकालना चाह रहा हूं। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 0.1, आधार कितना है 0.1, तो ये tan थीटा कितना है आपके पास 1 आ गया ना। तो tan थीटा बनाने का मतलब क्या है कि थीटा बराबर कितना हो गया 45 हो गया, तो sin 45 बराबर कितना हो गया 1/√2 हो गया। अब डायरेक्ट sin थीटा निकालोगे तब भी ये आएगा, तो मैंने क्या बोला कि यहां पे हो गया ये 1/√2, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू में क्या 2 की जगह 2, k की जगह 9 × 10 इस पावर 9, q की जगह कितना 10 इस पावर -8 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 मैंने यहां से काट दिया, ठीक है। अब बचा हमारे पास r², r² की वैल्यू कितनी आई √, है ना, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, मैं बोलूंगा 0.01 प्लस 0.01। इसको सॉल्व करा हमने तो ये निकल गया है आपके पास, यहां पे समझ में आ गया ना, बस इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √2 × 9 × 10 डिवाइडेड बाय √0.02 आया, कितना आया 0.02। तो देखो यहाँ पे क्या मैं 0, यहाँ देखो इसको, यहाँ देखो इस 0.02 को क्या मैं 2 × 10⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको 2 × 10⁻² लिखा, तो 0.02 को मैं लिख सकता हूँ √2 × 10⁻⁻1। समझ में? अब जैसे मैंने ये लिखा तो √2 से ऊपर भी और √2 नीचे भी, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनी इक्वेशन हमारे पास फाइनल आंसर के लिए, क्या √2 9 × 10⁻1 डिवाइडेड बाय √2 × 10⁻⁻1। तो √2 ने √2 को भी काट दिया और ये आ गया 9, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया 10⁻2। तो ये आंसर आ गया आपका कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आया आपका, ठीक है। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर ये आना है। 2 की जगह 2 रखेंगे, t की जगह क्या रखेंगे k3/r², r² की वैल्यू अपन रखेंगे, सॉरी वेरी सॉरी, ये r² है, सॉरी ये कितना है हमारा r² रख के सॉल्व करना है इसको r² रख के सॉल्व करेंगे ना तो यहां से कट जाएगा, अंडर कट जाएगा, और जैसे अंडर कट जाएगा कितना हो गया 0.02 बन गया। अब 0.02 बना, जैसे ही अपने पास ये 0.02 बना, तो ये अपने पास कितना आ गया, ये आया अपने पास 2 × 10⁻², ठीक है। और यहाँ पे बस सॉरी एक मिनट कैलकुलेशन देख लेते हैं, √2 × 9 × 10 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻², तो ये ऊपर चला गया, तो ये बचा कितना फाइनली
1/√2 9 और 10⁻³ इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 कितना होता है 1.4, लगभग में 1.5 मान लो इसको। 9 1.41 तो होता है 4 into 10⁻³ तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ कि लगभग मान ले कितना है ये 5 है, लगभग आसपास। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई लगभग 6.3 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी थी, r² रखना है, r नहीं रखना, पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रखना होता है r रखना होता है, r² रखना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है ना। इसमें क्या है कि आपको जो अपन ने डाइपोल पढ़ा था ना उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि भाई जब हम निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण ई वेक्टर निकालेंगे ना उस समय पर हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट काम में लेना है, इस वजह से तुम्हें ये चीज यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है NaCl अणु में Na+ और Cl- के आयन के मध्य। आपसे क्या कह रहा है, एक NaCl का अणु है, ठीक है, इसमें Na+ और Cl- ये दो अणु हो गए Na+ और Cl-, इसके मध्य आपको डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम। 1.28 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा कितना है कि ये जो अणु है उस पर p वेक्टर का मान कितना होगा। ठीक है, तो p वेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं q इंटू दो आवेशों के बीच की दूरी होती है। ध्यान रखना यहाँ पे 2d लिखने का, 2d हमारी सॉलिड पे लिखते हैं केवल, यहाँ पे आएगा कितना d आएगा, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आती है d। ठीक है, तो q कितना है, एक प्लस आयन है, एक प्लस आयन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 और d का मान कितना है, d का मान है 1.28 into 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये आपके पास आया कूलम इनटू मीटर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.048 into 10⁻⁻29 कूलम इनटू मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो देखो। हाँ, दो बिंदु आवेश है, क्या है हमारे पास, दो बिंदु आवेश, एक ये रहा, एक ये रहा, इसकी वैल्यू है +5 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, ये दो बिंदु आवेश ले लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये परस्पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको रख दिया। इनके मध्य बिंदु से, इनका मध्य बिंदु कहां होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, आधा सेंटीमीटर पर, मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर, ये हो गया अपनी कितनी दूरी 0.30 मीटर की दूरी पर, है ना, स्थित किसी बिंदु P पर, ये 0.30 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P हो गया, स्थित किसी बिंदु P पर, है ना, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में ई वेक्टर की गणना करनी है। ये तो क्वेश्चन ही क्या, पहले क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, इसे वैल्यू तो रखनी है, फॉर्मूला क्या है 2kp/r, और यहां भी कितना आएगा kp/r, है ना, p चाहिए तो p की वैल्यू कितनी, q इंटू d, d कौन सा, इन दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे, दो सॉरी इन दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे, इन दो आवेशों के बीच की दूरी ये वाली कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो q कितना है आपके पास, q है 5 माइक्रोकूलम, d कितना है 1 सेंटीमीटर, q कितना है 5 माइक्रोकूलम, d कितना है, दो आवेशों के बीच की, ध्यान रखना दो आवेशों के बीच की दूरी लेंगे, है ना, 2 की जगह 2 और k की जगह 9 into 10⁻⁻⁹
92 kp अपॉन r क्यूब। r कितना है 0.30 मीटर, तो इसको 3 बार लिखेंगे 0.30 गुणा 0.30 गुणा 0.30, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको करना है kp, k की वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹, p कितना है, p थोड़ी चेंज हुआ है, निकाय तो वही है ना, तो p वही रहेगा। p की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, p की वैल्यू आएगी 5 × 10⁻⁶ into 1 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब r क्यूब में हमें बोला कि डिस्टेंस भी वही रखनी है, तो कितना कर दोगे आप 0.30 गुना 0.30 गुना 0.30, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मीटर दे रखा है ना, एक बार चेक कर लेना, मीटर ये है इसमें, मीटर या तो मीटर ही लिख रहा है ना, बुक में चेक करके अपन तो मीटर मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं, आसान है ना, बस वैल्यू तो पुट करनी है इसके अंदर। आप चाहो तो अक्ष पे निकाल के आधा कर दो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, इसी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, या फिर निरक्ष पे निकाल के दुगना कर दो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक रेशियो पता है क्या, एक्सिस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, मतलब अक्ष डिवाइडेड बाय निरक्ष बराबर 2:1। देख लो यहीं पे डिवाइड कर दो इसको, क्या आएगा बताओ, kp अपॉन r क्यूब kp अपॉन r क्यूब कटेगा, कितना है 2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बलागुण का है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो आवेश हैं, ये एक आवेश तो ये रहा, एक आवेश ये रहा, है ना, एक की वैल्यू दे रखी है 1000 माइक्रोकूलम, एक की दे रखी है +1000 माइक्रोकूलम, ये दो आवेश दे रखे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये दोनों आवेश है ना, ये दो आवेश परस्पर 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ये हो गया 2 मिली, मतलब होता है 10⁻⁻3, ध्यान रखना 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर की दूरी पर हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि भाई विद्युत और ये विद्युत द्विध्रुव बना रहे, दिख रहा है भाई दो समान आवेश है ना, प्रकृति विपरीत है, कुछ दूरी पर रखें तो विद्युत द्विध्रुव बना रहे। इस विद्युत द्विध्रुव को एक ई वेक्टर दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, इस ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ना। इसके एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं, और थीटा डिग्री का वैल्यू कितने रखी है आपको 30 डिग्री के रखी है। आपसे पूछा है कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा और बल आघूर्ण क्या होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम जानते हैं Q इनटू D, D कितनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, देखो 3 से तो 3 कट गया, तो ये आ गया 2 माइक्रोकूलम इनटू मीटर, ये तो P निकल गया। अब हमें चाहिए टॉ, तो टॉ का फार्मूला हमने पढ़ रखा है P E sin थीटा, टॉ का फार्मूला क्या, P E sin थीटा, P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू Q इनटू D, जब हमने निकाल रखी सीधी कितनी निकाल रखी है 2×10⁻⁻। अच्छा ई वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 15×10⁴ sin थीटा की वैल्यू sin थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेंगे, sin 30 1/2 होता है, 1/2 से तो 1/2 कट गया, कितना बचा 15×10⁻⁻², इसको सॉल्व करा 0.15। अच्छा यूनिट क्या है, तो यूनिट और देखो P की यूनिट कितनी, अच्छा सीधा लिख लो, आघूर्ण है ना तो न्यूटन इनटू मीटर, बल आघूर्ण न्यूटन इनटू। अब इसमें एक कंफ्यूजन सुनूंगा, ये तो सीधा क्वेश्चन था इसलिए हमने कर दिया, कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये ई वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका रखा है विद्युत द्विध्रुव,
यहाँ से 30 डिग्री के कोण पे रख दिया इसे, तो आपने सीधा 30 लगा दिया वहां पे, ठीक है, सीधा कितना लगा दिया 30। तो इस समय पर आपका माइनस तो यहाँ पर और एक प्लस यहाँ पे। कभी कभी चित्र में क्या पूछता है, बड़े ध्यान से सुनना, चित्र में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, ऐसे दे दिया और इसको रखा तो ऐसे ही, पर यहाँ रख दिया माइनस क्यू और यहाँ रख दिया प्लस क्यू। अब बताओ, तो अब देखो हमने इसको कितना घुमाया भाई, एक्स एक्सिस का मान ये है ना, एक्स एक्सिस से हमने कितना घुमाया इसको, तो देखो पहले हम यहाँ से चले होंगे माइनस का, है ना, तो ये ऊपर पहुंचा प्लस, ठीक है, ये ऊपर पहुंचा कितना प्लस, तो ये एक बार तो पूरा घुमा होगा, फिर बाद में 30 घुमा होगा, तो हम कितना बोलेंगे, यहाँ से देखो एक बार तो पूरा घुमा होगा, फिर बाद में 30 घुमा होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इस कंडीशन में जो हम एंगल लेते हैं ना वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। जब आपके पास ये माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर, जब दिशा चेंज हो जाती है तो एंगल हमें समझना पड़ता है कि हमने कितना किया। जैसे कि मान लो आपसे कह देता कि, सुनना ध्यान से, आपसे कह देता कि ई वेक्टर तो इधर है, ई वेक्टर तो इधर है, और ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये ऐसे इधर से 30 डिग्री कोण बना रहा है। अब बताओ कॉस वेक्टर कितना, तो अब आप सीधा सीधा पी cos थीटा पी sin थीटा नहीं कह सकते। अब क्या कहोगे आप, देखो ये एंगल इतना घुमा है ना, और ये पूरा 180 है, तो क्या बोलेंगे पी ई sin 180 माइनस 30, भाई टोटल 180, इसमें से घुमा कितना है 180 माइनस 30। यहां से देखो उसको समझना पड़ेगा आपको, ये जो एंगल है हमेशा p वेक्टर को सीधा रख के थीटा वाला एंगल है वो कैसे लेते हैं, e वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, और जो विद्युत द्विध्रुव है ना उसमें माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है, तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यदि उल्टा सीधा घुमाएंगे ना तो उसके हिसाब से हमें एंगल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसमें, ठीक है ना, इसको और देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी लगभग इंपॉर्टेंट है, हम आप कर क्या रहे हैं वो देखना। आपसे कहा कि आपके पास ये एक आवेश है और ये दूसरा, मतलब ये आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P1 है, और ये दूसरा विद्युत द्विध्रुव है, इसका आघूर्ण कितना है P2 है, और इन दोनों को मैंने अब की बार 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया। आपसे पूछा कि परिणामी P वेक्टर कितना होगा, P नेट बताओ, तो आपको पता है ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, है ना, इनकी वैल्यू अपन कुछ भी रख सकते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि है तो वेक्टर ये, जब हमें दो नेट वेक्टर निकालना है तो नेट वेक्टर हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर करेंगे, तो अंडर रूट इसका जो परिमाण आएगा ना इसका वो कितना आएगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, 2p1 p2 cos थीटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक बार कैसे पूछा था कंपटीशन एग्जाम में, क्या कहा था, ये नहीं लिखा था, क्या कहा था, ये प्लस 2 क्यूब है, ये माइनस 2 क्यूब है, कितना है माइनस 2, और यहाँ पे रखा है प्लस क्यूब और यहाँ रखा है प्लस क्यूब, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर। आपसे पूछा p वेक्टर होगा सिस्टम का, निकाय का p वेक्टर याद कीजिए, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए। समझ में नहीं आ रहा वो करना कैसे, तो हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे कि प्लस क्यू में या दो, ये जो माइनस 2 क्यू है ना वो दो पार्ट में कन्वर्ट है, माइनस क्यू और माइनस क्यू, एक माइनस क्यू तो इसके साथ जा रहा है और एक माइनस क्यू इसके साथ जा रहा है, तो हमारे पास दो द्विध्रुव आघूर्ण हो गए ना, दो द्विध्रुव हो गए ना, इसको बोल दिया ये हो गया p1 और ये हो गया p2, है ना। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला ही पता है, तो फॉर्मूला को वैल्यू आंसर जाएगा सीधा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल, ये क्या थे आपके चैप्टर फर्स्ट के एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो जो हम करेंगे कल, ठीक है। कल अपन ऑब्जेक्टिव टाइप और लघु प्राथमिक जो प्रश्न है ना आपके शॉर्ट टाइप थे वो दोनों हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।